उसकी यादें देखती है तो उसे दिखता है कि यह डायन इस राज्य के रानी ईरा है और उसके पति इस राज्य के राजा उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वह युद्ध लड़ने गए और युद्ध में मारे गए। उस समय ईरा गर्भवती थी। जब राजा के दामाद ने युद्ध के मैदान से वापस आकर ईरा को यह खबर दी तो वह बहुत दुखी हो गई और रोते हुए कहा कि राजा अपने होने वाले बच्चे को नहीं देख पाए। उस वक्त राजा की बहन डायना ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, परेशान मत हो, हम लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। उसके बाद डायना अपने पति के साथ आकर हमेशा के लिए अपने मायके यानी महल में ही रहने लगी। डायना ने वहां सबसे बताया कि वह भी तब से गर्भ होती है जब से ईरा गर्भ होती है। फिर जिस दिन रानी ईरा को प्रसव पीड़ा हुई, डायना ने नकरानी को एक प्याला पीने के लिए दिया और कहा, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। उसे पीते ही ईरा की आंख लग गई और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके बेड पर एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था और उसके बेड के चारों ओर पादरी और नन खड़े थे। डायने ने कहा, तुमने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है और एरा को डायन घोषित कर दिया गया तथा महल के परिसर में ही लकड़ी के मंच पर बांधकर आग लगा दी गई। अब इसके आगे क्या हुआ? इससे पहले कि विक्टोरिया यह भी देख पाती, डायन जाग जाती है और अपने बालों से कंघी हटाकर विक्टोरिया से कहती है, अब समझ में आया तुम्हें कि मैं डायन हूँ या कुछ और? विक्टोरिया उससे इशारों में पूछती है, फिर तुम वहां से जिंदा कैसे बची? डायन कहती है, वहां एक अच्छी डायन भी थी जिसने मेरी मदद की और तब से मैं यहाँ आकर अकेले रहने लगी। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये जादुई कंघी भी दी। अब क्योंकि कौवा ठीक हो चुका होता है इसलिए आगे का काम पूरा करने के लिए विक्टोरिया कौवे को साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकलती है। डायना से कहती है, रात में मैंने तुम्हारी यादें देखी हैं। जिस राजकुमार एडमम ने तुम्हें बचाया था वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान है, पर उसका भाई हैरी बहुत दुष्ट और मतलबी है। ये सुनने के बाद विक्टोरिया वापस पहाड़ी की गुफा में लौट जाती है। वहां नदी की धारा में भिगोए हुए पौधे अब तक फूल चुके होते हैं, इसलिए उनके रेशे उतारने के लिए विक्टोरिया उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देती है। इस सब के दौरान बाकी कौवे उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। एक दिन जब वह उन पौधों को सुखा रही होती है तो राजकुमार एडमम उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर विक्टोरिया घबरा जाती है और एक पत्थर उठा लेती है। एडमम उससे कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं यहाँ तुम्हारा और इस कौवे का हालचाल लेने आया हूँ और मैं अपने छोटे भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। यह सुनकर विक्टोरिया कुछ शांत होती है और एडमम के पास आने पर उसे इशारे से गहरी सांस लेकर बोलने को कहती है। हैरानी की बात यह होती है, एडमम जैसे ही ऐसा करता है उसका हकलाना कम होने लगता है। अब वो विक्टोरिया से उसका हालचाल पूछता है और विक्टोरिया उसे इशारे से बताती है कि वह यहाँ कमीज बनाने के लिए रूपांतरित पौधों के रेशे से धागे निकाल रही है। एडमम उसे कहता है, मैं शांत नहीं रहता इसीलिए हकलाता हूँ, पर तुम्हारे पास आकर मैं शांत महसूस कर रहा हूँ और मेरा हकलाना भी बंद हो गया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम मुंह से कुछ भी बोल क्यों नहीं रही हो। इस पर विक्टोरिया उसे इशारे से खामोश रहने को कहकर उसकी उंगली में लगे जख्म पर पट्टी बांध देती है और एडमम मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद विक्टोरिया के कुछ दिन गुफा में कौवों के साथ ही गुजरते हैं। अब तक पौधे सूख पुवाल बन चुके होते हैं और विक्टोरिया धारा के किनारे जाकर उन पौधों को पीटकर उनके रेशे झाड़ने लगती है। इस दौरान एडमम फूल और खाने पीने की चीजें लेकर फिर से उससे मिलने आता है। वह पुवाल झाड़ने में भी विक्टोरिया का हाथ बटाता है और ये सब करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। काफी देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद एडमम अपने महल में लौट जाता है और विक्टोरिया अपनी गुफा में अगले दिन तेज बारिश होता देखकर विक्टोरिया जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे भागकर सूखे पुवालों को गुफा में लाला कर रखती है और फिर एक घोंसले में लेटकर सो जाती है। इतनी दौड़ भाग करने और भीगने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और अगले दिन वह उठ भी नहीं पाती। जब कौवे यह देखते हैं तो वह परेशान हो जाते हैं और तुरंत वहां से उड़ते हुए राजमहल में एडमम के खिड़की के पास जाते हैं। एडमम जब खिड़की खोलता है तो वह कौवे उसके कमरे में घुसकर उसका कोट और कंबल उठाकर वहां से बाहर निकल आते हैं और उसे भी इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। इससे एडमम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह घोड़ा लेकर कौवों के पीछे जाता है। धारा पार करके वह कौवों के पीछे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के अंदर विक्टोरिया को बेहोश पड़े देखकर एडमम उसे गोद में उठाकर गुफा से बाहर निकलता है और घोड़े पर लादकर उसे अपने साथ महल में ले आता है। वहां उसे अपने बेड पर लिटाने के बाद महल के वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। वैद्य उससे कहते हैं इसे आराम की जरूरत है और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसी बीच रानी डायना वहां हैरी के साथ आती है और एडमम से कहती है, ये क्या देख रही हूँ? मैं पहले तुम कुत्ते और बिल्लियों को अंदर लेकर आते थे और आज तुम एक बाहरी लड़की को यहाँ ले आए हो। इसको अभी बाहर करो। ये सुनकर खिड़की के बाहर बैठे कौवे गुस्से में खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं तो रानी सेवकों से उन्हें बाहर फेंकने को कहती है। इस पर एडमम कहता है, कौवों और विक्टोरिया को कोई हाथ नहीं लगाएगा। विक्टोरिया मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए इसके साथ तमीज से पेश आइए। एडमम को बिना हकलाए यह बोलते सुनकर डायना चौंक जाती है और कहती है, तुम हकलाए बिना कैसे बोल ले रहे हो? एडमम कहता है, हाँ, अब मैं हकलाता नहीं और बड़ा बेटा होने की वजह से अब मैं ही राजा बनूंगा, इसलिए जो मैं चाहता हूँ वही होगा। एडमम की बातें सही होती हैं, इसलिए डायना मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहती है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर वह हैरी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब तक विक्टोरिया को होश आ जाता है और वह वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, पर एडमम उसे रोकता है तो विक्टोरिया उसे इशारों से बताती है कि कमीज बुनने के लिए उसका वहां से जाना जरूरी है। इस पर एडमम उससे कहता है, अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए ठीक होने के बाद तुम बुनने का काम यहाँ भी कर सकती हो। दूसरी ओर रानी हैरी के पास जाकर उससे कहती है, तुम्हारा भाई अब हकलाता नहीं है, इसलिए अब वही राजा बनेगा। हैरी कहता है, तो मैं क्या करूँ? रानी कहती है, जब वह डरता है तो हकलाता है, इसलिए तुम्हें उसे डराना होगा, क्योंकि अगर वह फिर से हकलाने लगेगा तो वह राजा नहीं बन पाएगा। अगले दिन एडमम अपने 2 सेवकों के साथ गुफा में जाकर वहां रखे हुए सूखे पुवालों को एक घोड़ा गाड़ी पर लाते हैं और उसे महल में ले आते हैं। विक्टोरिया जब अपने पुवालों को महल में देखती है तो बहुत खुश होती है और एडमम को किस करके धन्यवाद देती है। रात में भोज के वक्त डायना एडमम से कहती है, तुम एक जंगल की लड़की को हमारी शाही मेज तक ले आए।
एडमम कहता है, यह मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए इसे तमीज से संबोधित करें। डायना जानती थी कि एडमम होने वाला राजा है, इसलिए उसकी बात का ज्यादा विरोध नहीं कर पाती और खाना खाने के बाद हैरी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। जबकि एडमम विक्टोरिया से कहती है, तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना और तुम यहीं मेरे साथ रहना, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तब मैं बिल्कुल भी नहीं हकलाता। उधर रानी अपने कमरे में हैरी से कहती है, अगर वह डरकर हकलाएगा नहीं तो वह जल्दी ही राजा बन जाएगा। हैरी कहता है, हाँ मैंने सुना है, वह जल्दी ही विक्टोरिया से शादी भी करने वाला है। डायना कहती है, फिर तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दूसरे दिन सुबह विक्टोरिया से शादी करूंगा। इस पर झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए डायना कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम होने वाले राजा हो। दूसरे दिन महल में धूमधाम से एडमम और विक्टोरिया की शादी हो जाती है। हालांकि किसी को यह नहीं पता होता कि विक्टोरिया बोलती क्यों नहीं। रात में शादी का भोज होता है जिसमें सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, पर विक्टोरिया धागों से कमीज बुनने में व्यस्त होती है। इस दौरान अपनापन दिखाने का नाटक करते हुए रानी उसके पास आती है। हालांकि बेचारी विक्टोरिया को डायना की चालों के बारे में नहीं पता होता। धीरे धीरे महीने बीतते जाते हैं और विक्टोरिया गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस दौरान भी वह कमीज बुनना जारी रखती है और अब तक वह ज्यादातर कमीज बुन भी चुकी होती है। रानी भी उसके खाने पीने का काफी ख्याल रख रही होती है। फिर जब उसकी गर्भावस्था का 9वां महीना शुरू होता है तो रानी हैरी से कहती है, उत्तर के राजा की बेटी के स्वयंवर का निमंत्रण आया है, इसलिए तुम वहां जाओ। तो अब हैरी वहां चला जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद जब एडमम विक्टोरिया को नौका विहार करा रहा होता है तो रानी डायना उसे एक पत्र दिखाकर कहती है, खबर आई है हैरी वहां किसी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। इस पर एडमम उनसे कहता है, विक्टोरिया के प्रसव में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। इस पर डायना उससे जिद करते हुए कहती है, तुम राजा बनने वाले हो और तुम्हें हैरी की जरा भी चिंता नहीं है। विक्टोरिया की देखभाल करने के लिए मैं तो यहाँ हूँ ही। डायना की जिद की वजह से मजबूरी में एडमम कुछ सैनिकों के साथ उत्तर की ओर निकल पड़ता है। मीनार की छत से विक्टोरिया उन्हें जाते हुए देखती है। फिर रात में जब वह आखिरी कमीज के बचे हुए हिस्सों को सी रही होती है तभी डायना वहां आती है और उससे कहती है, एडमम अब यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए अब से मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी। विक्टोरिया की खास दासी कहती है, मैं भी यहीं रुकूंगी, पर डायना उसे बाहर जाने को कहती है। फिर वह डायना को एक प्याला पीने के लिए देती है और कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे जगह देना। रानी के सोने के बाद उसके इरादे जानने के लिए विक्टोरिया उसके बालों में अपने साथ लाई हुई जादुई कंघी लगाती है और उसके दिमाग की उस वक्त की याद देखती है जब रानी इरा के पति राजा यानी डायना के भाई लड़ाई के लिए बाहर गए थे और उनकी मौत की खबर आने पर डायना ने अपने पेट पर कपड़ा लपेटकर सबसे झूठ बोला कि वह गर्भवती है और फिर उसने एरा को एक प्याला पीने के लिए दिया। उससे एरा बेहोश हो गई। उसने उसके बच्चे को दासी की मीला भगत से अपने कमरे में भिजवा दिया और एरा के बेड पर एक बिल्ली रखकर यह अफवाह फैला दी कि यह डायन है और इसने बिल्ली को जन्म दिया है। डायना की असलियत पता लगते ही विक्टोरिया अपने बुने हुए कपड़े लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर डायना के पिलाए हुए काढ़े से उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगता है। अब तक डायना जाग जाती है और इस बात से बहुत खुश होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। थोड़ी ही देर में विक्टोरिया बेहोश हो जाती है और रानी उसके नवजात बच्चे को मीनार की छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन वहां हवा में मंडरा रहे 7 कौवे बच्चे का कपड़ा पकड़कर उसे बचा लेते हैं। फिर कुछ घंटे बाद जब विक्टोरिया को होश आता है तो उसके बेड पर एक कौवा रखा होता है और उसके बेड के चारों ओर पादरी और नन खड़े होते हैं। डायना सबसे कहती है, यह दिन भर कौवों से ही घिरी रहती थी, इसीलिए इसने कौवे को जन्म दिया है। यह शैतान की पुजारन डायन है। पादरी विक्टोरिया से कहता है, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है, पर मौन व्रत होने की वजह से बेचारी विक्टोरिया उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। इसी बात का फायदा उठाकर रानी सैनिकों से कहकर विक्टोरिया को जेल में बंद करवा देती है। इस दौरान उसकी आखिरी कमीज वहीं गिर जाती है तो उसकी खास दासी छिपकर जेल में जाकर उसे वह कमीज दे देती है। अब विक्टोरिया रात भर जाकर उस कमीज की बची हुई सिलाई भी पूरी कर देती है। फिर अगले दिन रानी के आदेश पर सिपाही विक्टोरिया को जलाने के लिए लकड़ी का मंच तैयार करते हैं। कौवों को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वह तेजी से उड़कर एडमम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर रानी एडमम के वापस आने से पहले ही विक्टोरिया का काम तमाम करना चाहती थी, इसलिए उसके आदेश पर उसे लकड़ी के पिंजरे में कैद करके सबके सामने लाया जाता है, जहां सैनिक उसे मंच पर बांधकर लकड़ी में आग लगा देते हैं और उसके हाथ से 7 कमीज छीनकर उसे मंच पर फेंक देते हैं। आग सुलग ही रही होती है कि तभी 7 कौवे मंच पर आकर उन कमीजों पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त विक्टोरिया के मुंह से निकलता है, काश तुम लोग इंसान होते उसके। ऐसा कहते ही चमत्कारिक रूप से 7 कौवे 7 लड़कों में बदल जाते हैं। यह देखकर रानी और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब वह 7 अपनी बहन को बचाने के लिए उसे मंच से उतारकर सैनिकों से भिड़ जाते हैं तो रानी कहती है, इन सभी को मार डालो, लेकिन अब तक एडमम भी वहां आ जाता है। इससे रानी घबरा जाती है और उसे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। तो कौवे से इंसान बना विक्टोरिया का एक भाई उनसे कहता है, इन्हें हमने सूचना दी थी। अब डायना एडमम से कहती है, तुम मेरे बेटे हो और यह एक डायन है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो और इसे मार डालो। इसी दौरान वह नवजात बच्चा लेकर एरा वहां आती है और उसे एडमम के हाथ में देकर कहती है, विक्टोरिया ने इसी बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद वह डायना का गला पकड़कर एडमम से उसके बालों में जादुई कंघी लगाने को कहती है। जब एडमम डायना के बालों में कंघी लगाता है तो उसे वह याद दिखती है जिसमें डायना ने एरा के बेड पर बिल्ली रखवाकर खुद उसके बच्चे को अपने कमरे में भेजकर उसे अपना बच्चा बताया और एरा को डायन बताकर उसे आग से मारने की सजा दिलवाई। लेकिन इत्तेफाक से तभी बारिश हुई और पादरी ने इसे ईश्वर का संकेत मानकर इरा को छोड़ देने को कहा। उस समय एक अच्छी डायन ने इरा को बचाया और उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। इसके बाद इरा के उस बच्चे को अपना बच्चा बताकर डायना ने उसका नाम एडमम रखा। लेकिन जब एडमम साल का हुआ तब डायना के पेट में अपना खुद का बच्चा आ गया, इसीलिए उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए मीनार के छत से उसके ऊपर एक पत्थर फेंका और एडमम को बचाते वक्त डायना के पति पत्थर के नीचे दबकर मारे गए। डायना के सारे गुनाह जानने के बाद एडमम सैनिकों से कहकर उसे जेल में डलवा देता है और अपनी माँ एरा तथा विक्टोरिया के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।
श्राप मुक्त हो चुके विक्टोरिया के भाई भी अब गांव अपने माँ बाप के पास लौट जाते हैं और इस तरह यह फैंटेसी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।